गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। आज के क्लास में हम लोग द 18th सेंचुरी एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर के बारे में देखेंगे, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और जो सिलेबस में है, वो है 1757 से लेके 1947 तक। ठीक है, चलो। अब ये जो पीरियड है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो प्री फेस है मॉडर्न हिस्ट्री का। मैंने शायद हिस्ट्री के सिलेबस जिस टाइम पे जिस दिन मैंने डिस्कस किया था, उस दिन मैंने बताया था। उसके 1857 तक का जो एक पीरियड होता है, 1757 से 1857 तक। देन 1857 का जो फाइट है, 1858 से लेके 1885 तक। देन 1885 से लेके 1947 तक। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग एकदम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 1757 से शुरू करेंगे। तो इनिशियल फेज पे ब्रिटिश एम्पावर किस तरीके से इंडिया पे आया, किस तरीके से जो इंडियन सिस्टम है वो कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। किस तरीके से इंडियन पॉलिटी में फ्रेगमेंटेशन हुआ आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। देन रीजियनल पावर का इमरजेंस कैसा था, किस तरीके से रीजियनल पावर इमर्ज हुआ, 18th सेंचुरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी 18th सेंचुरी के बारे में, फ्रैगमेंटेड इंडियन पॉलिटी। उस टाइम पे 18th सेंचुरी में क्या चल रहा था, ठीक है। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, कहाँ कहाँ से कौन से रीजनल पावर्स, स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर्स का इमरजेंस हुआ था, क्या था, किसने, मतलब कौन वो लीडर्स थे। आज के क्लास में हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे रीजनल पावर्स का। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जितना अच्छे से समझोगी, उतना ही मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। देन व्हाई पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हेल्प द ब्रिटिश, ये जो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन इंडिया में देखने को मिला था ड्यूरिंग 17th 18th सेंचुरी, तो ये पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था, ताकि वो इंडिया पे आए और अपना एस्टेब्लिशमेंट को सेटल डाउन कर सके, ठीक है। राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज के बारे में भी आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर ना। 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी, ठीक है, उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम या फिर फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम पे देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था, सेंट्रलाइज्ड पावर था, जो कि था मुगल्स। मुगल जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया, मुगल पावर जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया, इंडिया में जो सेंट्रल पावर करके कुछ था, सेंट्रल पावर का जो सेटअप था, वो फ्रैगमेंटेड होने लगा। ठीक ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड होने लगा। बैकग्राउंड क्या है, 18th सेंचुरी विटनेस्ड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का जब डेथ हो गया था 1707 में, उसके बाद से ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था, ठीक है। और 18th सेंचुरी में ये एक मेजर पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ था। पॉलिटिकल अथॉरिटी शिफ्टेड फ्रॉम सेंटर टू रीजनल पावर्स आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। इंडिया में 18th सेंचुरी पे उस टाइम पे कोई भी सेंट्रल पावर नहीं था, ठीक है। और सेंट्रल पावर की जगह छोटे छोटे रीजनल पावर का इमरजेंस हमें देखने को मिला है। अब हर जो रीजन है, जैसे मानो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगा, सेंट्रल पावर नहीं रहेगा, तो क्या नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया को कोई बांध के रख सकता है? नहीं। जितनी रीजनल पावर का इमरजेंस होगा इंडिया में, उतना ज्यादा हमें डिविजन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हर रीजनल पावर अपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए
बिज़ी है। हर रीजियनल पावर अपने रीजियन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फ़ोकस कर रहा है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। उनको कुछ नहीं पड़ा है कि पैन इंडिया में पूरे के पूरे नेशन के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं है, दूसरे रीजियन में लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो जैसे ही सेंट्रल पावर जो मुगल हुआ करता था उस टाइम पे, ये डिक्लाइन हुआ, वैसे ही काफ़ी सारे रीजियनल पावर का इमर्जेंस देखने को मिला और यही टाइम पीरियड था। हाँ, वैष्णवी बताओ क्या डाउट है? क्या इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है या फिर दूसरे क्लास का है? ओके, ओके, एमसीक्यू से रिलेटेड है, कोई बात नहीं, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँगी, उसके बाद हम लोग टाइम मिलेगा तो हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी ये मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैं इसे डिस्कस कर लूँ, फिर लास्ट के 2-4 मिनट में आप अपना डाउट बता देना, ठीक है? क्योंकि अभी अगर मैं दूसरे टॉपिक को डिस्कस करूँगी तो क्लास का फ्लो खराब होगा, है ना? चलो। तो यहाँ पे बैक टू द पॉइंट कि जो मैं कह रही थी कि जो सेंट्रल पावर था, सेंट्रल पावर जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही रीजियोनल पावर का इमर्जेंस हुआ और यही लूप होल का फायदा और फॉरेनर्स ने लिया और वो इंडिया के अलग-अलग जगह पे एंटर कर चुके। एंटर कर चुके थे, ठीक है? कि किस तरीके से यही रीजियनल पावर जैसे एक रीजियन है दूसरे रीजियन के साथ फाइट कर रहा है, एक रीजियन दूसरे रीजियन के साथ कम्पीट कर रहा है ना? ये जो रीजियनल पावर्स है आपस में ही एक-दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है और इसी टाइम पीरियड का इसी पॉलिटिकल जो कंडीशन हुआ था, इसी पॉलिटिकल कंडीशन का फायदा लेते हुए फॉरेनर्स इंडिया पे आते हैं और धीरे-धीरे अपना सेटलमेंट का रास्ता बना लेते हैं। इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस अ कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम। इंडिया पे ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखना कि इंडिया में उस टाइम पे कोई कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं था। कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पावर सत्ते पे ना होना, है ना? मतलब पॉलिटिकली खाली नहीं था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रीजियनल स्टेट का इमर्जेंस हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, आप लोग को ऐसा सोच सकते हो कि क्या यहाँ पे पॉलिटिकली कोई भी पावर नहीं था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है कि कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम तो कभी था ही नहीं, बल्कि एक सेंटर पावर की जगह पे मल्टीपल रीजियनल स्टेट का हमें इमर्जेंस देखने को मिला, ठीक है? जैसे मानो अगर इंडिया में अभी सेंटर गवर्नमेंट खत्म हो जाए और स्टेट गवर्नमेंट रह जाए, तो क्या इंडिया में एक इंडिया एक कंट्री की तरह बिहेव करेगा? क्या यहाँ पे नेशनल यूनिटी हमें देखने को मिलेगा? नहीं, हर स्टेट अपने-अपने हिसाब से काम करेगा, राइट? हर स्टेट अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। पैन इंडिया में कहाँ पे क्या किसके साथ हो रहा है, कोई नहीं सोचेगा, राइट? तो ये सिर्फ एक रीजियोनल एरिया बन के रह जाएगा, ना कि एक नेशनल कंट्री बन के नहीं रहेगा, अगर यूनियन गवर्नमेंट खत्म हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म हो जाता है तो। क्लियर है? ठीक वैसे ही 18th सेंचुरी में जब एक सेंटर पावर खत्म हो गया था और मल्टीपल रीजियनल स्टेट इमर्ज हो गए थे, तब जो नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग एक नेशन का ही मेंबर है, सिटीजन्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये खत्म हो गया था। लोग नेशन के बारे में भूल ही गए थे, लोग अपने-अपने सिलेक्टिवली अपने-अपने रीजियंस के बारे में ही सोच रहे थे। This period marked the transition from centralized Mughal rule टू रीजियोनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही वो पीरियड है जब सेंट्रलाइज्ड मुगल रूल की जगह पे रीजियोनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का एग्जिस्टेंस और इमर्जेंस हमें देखने को मिला है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इस पॉइंट में? अभी तक जो मैंने बताया कि ये जो फ्रैगमेंटेड इंडियन पॉलिटिकल कंडीशन था, ये समझ आया? गुड। अब बात करेंगे इमरजेंस ऑफ रीजियोनल पावर कि कौन से वो मेजर रीजियोनल पावर्स थे, रीजियोनल स्टेट थे जो उस टाइम पे इमर्ज हुआ था, राइट? सबसे पहले मराठास जो थे, उनका इमरजेंस हमें 18th सेंचुरी में ही देखने को मिला। देन हैदराबाद का जो निजाम था, अवध, बंगाल, मैसूर, पंजाब, जाट्स, राजपूत्स एंड रोहिलास। सी जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को और डिटेल्स में करेंगे, कुछ टाइम बाद मतलब 2-3 क्लास के बाद, ये सारे रीजियनल पावर को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो। तो अवध जैसे यहाँ पे आप अवध देख सकते हो, उसके बाद ये वाला जो एरिया है बंगाल है, देन मैसूर, ठीक है? मराठा का देखो कितना ज़्यादा पावर हुआ करता था।
है ना? पूरा सेंट्रल इंडिया लेके मराठा था। अभी तो महाराष्ट्र का कुछ एरिया मराठा मतलब जो मराठा पावर है, मराठा प्रोविंस है, वो सिर्फ़ महाराष्ट्र में ही लिमिटेड है। लेकिन पहले मराठा प्रोविंस जो था, मराठा रीजनल पावर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड था। देखो, यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ से लेके नीचे इधर इनफैक्ट बंगाल, उड़ीसा तक भी मराठा पावर हुआ करता था, राइट? उसके बाद राजस्थान में राजपूत, पंजाब एरिया में पंजाब, सिंध इस वाले एरिया पे जो कि अभी पाकिस्तान में है, इस वाले एरिया पे सिंध, देन नीचे हैदराबाद जस्ट बियॉन्ड मराठा, देन त्रावणकोर, कर्नाटक ठीक है? तो ये कुछ रीजनल पावर्स थे। आप लोग मैप से भी देख के समझ सकते हो कि कौन से जगह से कौन से रीजनल पावर का इमर्जेंस हुआ है। क्लियर है? अब जितने रीजनल पावर्स उस टाइम पे इमर्ज हो रहे थे, उनका फीचर क्या था? दे एक्सरसाइज्ड autonomous political authority while often maintaining nominal loyalty to the Mughal emperor ठीक है जितने भी उस टाइम पे रीजनल पावर्स थे वो सारे रीजनल पावर ऑटोनोमस पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे थे मतलब वो सारे रीजनल पावर ऑटोनोमस रीजनल पावर था ठीक है वो किसी के अंडर नहीं आते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट था या सेंट्रल पावर था जो कि उस टाइम पे मुगल हुआ करता था उसको भी वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं थे। वो बस नॉमिनल लॉयल्टी को मेंटेन करते थे, ठीक है? बहुत ऐसा नहीं है कि मुगल एम्परर जो कहेंगे, ये रीजियनल पावर सब कुछ वैसा ही करेंगे, नहीं। ये बस नॉमिनल लॉयल थे टू मुगल एम्परर और बाकी ये अपने रीजियनल जो एरिया है, वहाँ पे वो लोग ऑटोनॉमस पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सरसाइज कर रहे थे, ऑटोनॉमस पॉलिटिकल सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अभी आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि क्या ये भी जितने भी रीजियनल पावर्स हैं, ये मुगल एम्पायर जो ब्रेक हुआ था, डिक्लाइन हो गया था, खत्म हो गया था, उसके बाद इमर्ज हुआ है या फिर पहले से ही था? तो मैं बता दूं कि मुगल एम्पायर जब खत्म हो रहा था 16-17 सेंचुरी में ये जितने भी रीजनल पावर्स है थोड़े-थोड़े करके ग्रो कर रहे थे, ठीक है? लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर एकदम से खत्म हो गया, ठीक वैसे ही जैसे ही औरंगजेब का डेथ हो गया, ठीक है? उसके बाद जितने भी सक्सेसर थे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जितने भी रीजनल पावर्स थे, इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी मतलब विजिबल लेवल में हो गया था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये आप मतलब ग्रो करने लगे और ये रीजनल पावर एज़ अ रीजनल पावर दिखने लगी। समझ आया? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये छोटे-छोटे मतलब छोटे स्टेट्स की तरह ही थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने पावर को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते थे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही इनको काम करना पड़ता था। बट जैसे-जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता गया, ठीक वैसे-वैसे रीजियनल पावर का जो एक अथॉरिटी है, उनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है अपने रीजन के ऊपर, वो बढ़ता गया, ठीक है? उनका जो लॉयल्टी था टुवर्ड्स द मुगल एम्परर, वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली कम होता गया। समझ आया? इस तरीके से रीजियनल पावर ऑटोनोमस पॉलिटिकल अथॉरिटी बनता गया। हिस्ट्री पे कोई भी इवेंट सडनली नहीं होता है कि जैसे आज सो के उठे और सारे रीजियनल पावर्स बन गए नहीं कभी ऐसा नहीं होता है ओवर द टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे एक्टिविटीज सारे इंसिडेंट सारे इवेंट्स ग्रो करता है ग्रेजुअली डेवलप होता है एंड देन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो इमर्ज होने लगते हैं ये समझ आया now, they established independent administrative and revenue system. अब देखो हर रीजियनल पावर एस्टैब्लिश करने लगा था अपने अपने रीजियन के लिए इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम क्लियर है हर रीजियनल पावर अपने अपने रीजियंस के लिए एक रेवेन्यू सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश करने लगा जैसे जैसे उनका पावर एनहांस होता गया जैसे जैसे जो एरियाज है हर रीजियनल पावर्स कैप्चर करने लगे जैसे जैसे रीजियनल पावर का रीजियनल अथॉरिटी का जो पावर है वो ग्रो करने लगा ठीक वैसे वैसे हर रीजियनल पावर अपने अपने रीजियन पे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम को भी एस्टैब्लिश करने लगे हर रीजियनल पावर बिल्ड देयर ओन मिलिट्री फोर्सेस जैसे हर स्टेट का आज के डेट पे अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है रेवेन्यू सिस्टम होता है राइट अपना मिलिट्री तो नहीं अपना पुलिस सिस्टम होता है ठीक वैसे ही जितने भी रीजियनल पावर्स हुआ करते थे इन्होंने अपना खुद का मिलिट्री फोर्सेस को
एस्टैब्लिश किया, बिल्ड किया। दे एनकरेज्ड रीजनल लैंग्वेजेस, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब हर रीजनल पावर सिर्फ अपने रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ही काम कर रहे थे। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि दूसरे रीजन पे क्या हो रहा है, दूसरे रीजन के लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के लोग भूखमरी में मर रहे हैं या जी रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं था। दे आर लॉयल ओनली टू देयर रीजन ओनली। क्लियर? दे प्रोमोटेड लोकल ट्रेड एंड कॉमर्स। अपने अपने रीजियन को डेवलप एंड ग्रो करने के लिए उन लोगों ने लोकल ट्रेड एंड कॉमर्स को भी प्रमोट किया। क्लियर है? तो ये जितने भी फीचर्स हैं, हमें हर रीजियनल अथॉरिटी में देखने को मिला, हर रीजियनल पावर्स में देखने को मिला। ठीक है? भले वो बंगाल का रीजियनल पावर हो, महाराष्ट्र का रीजियनल पावर हो, पंजाब का रीजियनल पावर हो या फिर हैदराबाद का रीजियनल पावर हो, कोई भी रीजियनल पावर में हमें ऑटोनोमस पॉलिटिकल अथॉरिटी देखने को मिला। एक उनका नॉमिनल लॉयल्टी टुवर्ड्स मुगल एम्पायर देखने को मिला। हर रीजियनल पावर में इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया, करवाया गया। हर रीजियनल पावर के पास अपना खुद का मिलिट्री फोर्सेस बनने लगा, ठीक है? हर रीजियनल पावर अपने रीजियनल लैंग्वेज को, लिटरेचर को, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बेटर बनाने के लिए एनकरेज करते गए। लोकल ट्रेड एंड कॉमर्स को भी प्रमोट किया गया। यहाँ तक क्लियर है कि उस टाइम पे जितने भी मेजर रीजनल पावर थे, उनके फीचर्स क्या हैं? चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे। अभी तो हमने देख लिया कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। उस टाइम पे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिला, इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स देखने को मिला, राइट? अभी हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल में जानेंगे कि 18th सेंचुरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ठीक है? 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहे थे, ठीक है? तो पॉलिटिकल सिस्टम में हमें क्या-क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला? पॉलिटिकल सिस्टम में फर्स्ट डिक्लाइन ऑफ मुगल सेंट्रल अथॉरिटी हमें ऑब्जर्व करने को मिला था। तो पहला जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था वो ये था कि 18th सेंचुरी में मुगल सेंट्रल अथॉरिटी का डिक्लाइन हुआ था। दूसरा, राइज ऑफ रीजियोनल किंगडम्स हमें देखने को मिला। तीसरा, जितने जितने रीजियोनल किंगडम्स का इमर्जेंस होने लगा, उतना ज्यादा रीजियोनल किंगडम्स के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, उतना ज़्यादा उनके बीच में वॉर्स फ्रीक्वेंटली होने लगा। ठीक है? पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता था, राइट? तो इसीलिए लोग आपस में लड़ते नहीं थे। लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह ये लोग रीजियनल किंगडम की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करने लगे, ठीक वैसे मतलब उसी टाइम पे जैसे-जैसे ये अपने आप को रीजियनल किंगडम में एस्टैब्लिश करने लगे और फिर एक-दूसरे के साथ ये लोग फाइट पे उतर आए। ठीक है? क्योंकि हर रीजियनल पावर को अपना जो एरिया है उसको एक्सटेंड करना था, ठीक है? जैसे ये मानो पंजाब का एक रीजियनल पावर है, ये तो चाहेगा ही कि इसका जो एरिया है वो काफ़ी हद तक एक्सपैंड हो सके या फिर ये मानो महाराष्ट्र का मराठा पावर है, ये भी चाहेगा कि इसका जो एरिया है ये एक्सपैंड हो सके, राइट? अब तो एरिया को एक्सपैंड करने के चक्कर में दोनों रीजियनल पावर्स आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है? तो जितना रीजियनल किंगडम का राइज हुआ था, उतना ही फ्रीक्वेंटली वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था अमंग इंडियन रीजियनल पावर्स। क्लियर है? नाउ एंड वीक पॉलिटिकल यूनिटी। अब हर पावर अगर एक दूसरे के साथ फाइट करेगा तो क्या उस जगह पे उस देश पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिलेगा? नहीं। तो इसीलिए 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल यूनिटी था वो बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था, बहुत ज्यादा कमजोर था, ठीक है? और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स ने लिया था। क्लियर है ना? अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम का कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था उस टाइम पे 18th सेंचुरी पे। एग्रीकल्चर रिमेन्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? उस टाइम पे 18th सेंचुरी पे भी एग्रीकल्चर बैकबोन था ऑफ इकोनॉमी। अगर आप लोग हिस्ट्री में भी देखोगे कि इंडिया का बैकबोन हमेशा एग्रीकल्चर ही रहा है, राइट? रीजियोनल ट्रेड सेंटर्स फ्लरिश्ड। अब जैसे जैसे रीजियोनल पावर ग्रो करने लगा तो हर रीजियोनल पावर अपने लोकल ट्रेड को प्रमोट करने लगे। इसलिए रीजियोनल ट्रेड सेंटर्स बहुत भारी मात्रा में एस्टैब्लिश होने लगे, फ्लोरिश करने लगे, ठीक है? रीजियोनल ट्रेड सेंटर्स फ्लोरिश होने लगे। टेक्सटाइल प्रोडक्शन कंटिन्यूड।
टू बी ग्लोबली रिनाउंड, ठीक है? जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुआ करता था, वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली रिनाउंड लेवल पे फेमस होने लगा, कंटिन्यू होने लगा। मतलब जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, वो 18th सेंचुरी से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा था। इंडियन मर्चेंट्स रिमेन्ड इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल, और जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो कि ट्रेडर्स थे, आपस में रीजियोनली वो लोग ट्रेड कर रहे थे, एंड ट्रेड करने के लिए वो फॉरेन कंट्रीज पे भी जा रहे थे। तो रीजियन जो इंडियन मर्चेंट्स थे, ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करते थे। इकोनॉमिक सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे, तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था उस टाइम पे, बट जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो अच्छा था। जो एग्रीकल्चर था, हर रीजियन पे एग्रीकल्चर को फोकस किया जा रहा था, और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए ये बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी उस टाइम पे भी बन गया था। रीजियोनल ट्रेड सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, और हमें इससे पता चलता है कि रीजियोनली ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। टेक्सटाइल प्रोडक्शंस काफ़ी अच्छा हो रहा था, और इंडियन मर्चेंट्स इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल था। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड दोनों का कंडीशन अच्छा था, और इसीलिए उस टाइम पे फार्मर्स रिच हुआ करते थे, और जो ट्रेड से रिलेटेड मर्चेंट्स ये भी रिच थे, ठीक है? इसीलिए उस टाइम पे इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन बेटर था, बट ब्रिटिशर्स आते हैं और वो इसी जगह पे अपना सब कुछ शुरू करते हैं। फार्मर्स को वो लोग रिच की जगह पुअर बना देते हैं, और जो मर्चेंट्स हैं इनको भी ये लोग डिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है? इंडियन मर्चेंट्स को भी वो लोग गरीब बना देते हैं, और फार्मर्स को भी ये लोग गरीब बना देते हैं, और जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे इतने टाइम तक यहाँ पे राज कर पाया, और फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आके अपना कॉलोनी सेट कर पाया था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, या फिर कहूँ ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने 2 जगह पे उन्होंने वो किया था, बोलते हैं ना कि किसी मतलब कमज़ोर जगह पे अगर आप हिट करते हो, तो फिर सामने वाले इंसान खत्म हो जाता है। अगर किसी एक कंट्री को खत्म करना है, तो उसके सबसे मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको सबसे वीक बना दो, सबसे कमज़ोर बना दो। एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन था, उन्होंने इसको ही कमज़ोर कर दिया, ठीक है? जो फार्मर की कंडीशन थी, उसको ही उन लोगों ने ऐसा हिट किया कि पहले जो रिच फार्मर हुआ करते थे, वो बाद में पुअर फार्मर बन गए। फार्मर की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, और जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसको भी उन लोगों ने एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया था, ठीक है? और यही इकोनॉमी को इतना कमज़ोर कर दिए थे कि जिसकी वजह से इंडिया को 200 इयर्स तक कोलोनाइज्ड कंट्री की तरह रहना पड़ा, राइट? चलो। और अनफॉर्च्यूनेटली इन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी स्टिल अभी तक जो फार्मर की कंडीशन थी, पहले जितना अच्छा था, आज तक वैसा नहीं बन पाया। कितने भी गवर्नमेंट आए, कितने उन्होंने स्कीम्स लेके आए, कितना कुछ किया, बट स्टिल फार्मर की जो पुअर कंडीशन है, वो ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू हुआ था, और स्टिल आज भी कंटिन्यू है। इसीलिए इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है, इतना ज़्यादा डाउन है, और इसीलिए इंडिया में इतने ज़्यादा गरीब, मतलब जो पॉवर्टी लेवल है इतना ज़्यादा है। इंडिया में कभी भी मतलब कहते हैं ना कि इंडिया तो गरीब देश है। भाई क्यों गरीब है? क्योंकि हमारे फार्मर्स गरीब है। कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को बेटर बना सके, राइट? हर गवर्नमेंट आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, और फार्मर की कंडीशन पुअर से पुअरर बनता जाता है, राइट? चलिए। हाँ, बिल्कुल सोसाइटी में क्राइसिस था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम बात करेंगे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि 18th सेंचुरी में कल्चरल सिस्टम कैसा था। ग्रोथ ऑफ रीजियोनल लिटरेचर हमें देखने को मिला। डेवलपमेंट ऑफ रीजियोनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। अब इस टाइम पे, इस 18th सेंचुरी पे काफी सारे रीजियोनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग हमें देखने को मिला था। पैट्रोनेज ऑफ म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। तो म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर का रीजियोनल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। एंड राइज ऑफ लोकल आइडेंटिटीज, ठीक है? बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे हर रीजियन से, वो लोग बाहर आने लगे, ठीक है? लोकल लेवल पे आर्टिस्ट फेमस हो गए थे, ठीक है? लोगों को मतलब दूसरे लोग आर्टिस्ट के बारे में जानने लगे, उनको पहचानने लगे। तो इसी तरीके से लोकल आइडेंटिटीज का भी हमें राइज देखने को मिला है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी क्लियर है? नाउ
ये कुछ इमेज है जैसे पोस्ट मुगल पॉलिटिक्स। पोस्ट मुगल पॉलिटिक्स। अब जो मतलब मुगल के बाद का पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? सक्सेशर स्टेट्स। मुगल गवर्नर्स फॉर्म्ड ऑटोनोमस स्टेट्स adapting मुगल institutions to regional needs, एग्जाम्पल बंगाल। ठीक है, जो सक्सेशर स्टेट थे, मुगल गवर्नर्स फॉर्म्ड ऑटोनोमस स्टेट्स adapting मुगल institutions to regional needs। अब जैसे जो मुगल गवर्नर थे, उन लोगों ने क्या किया था, ऑटोनोमस स्टेट्स बनाने लगे, ठीक है? और वहां पे वो लोग मुगल इंस्टीट्यूशंस को ही, मतलब जैसे मुगल सिस्टम पे उन्होंने देखा था, वही चीजें वो लोग अडॉप्ट करने लगे। तो इस तरीके से भी हमें रीजियोनल मतलब जो पावर का ग्रोथ है, ये देखने को मिला। मतलब समझ आया, जैसे मानो मुगल एम्पायर से कोई गवर्नर है, बंगाल में पोस्टेड है, तो इसने क्या किया, बंगाल में ही उन्होंने एक ऑटोनोमस स्टेट डेवलप कर दिया। और जो मुगल सिस्टम, मुगल एम्पायर का मेन सिस्टम था, उन्होंने जो देखा था वही उन्होंने इस जगह पे उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। क्लियर है? तो जिससे क्या हुआ, रीजियोनल जो पावर थे वो स्ट्रांगली डेवलप हो गए थे, जैसे कि बंगाल था। ठीक है? नाउ दूसरा, रिबेल्स ग्रुप्स रिबेल्ड अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। बहुत सारे रीजियोनल पावर थे जो एक साथ मिल गए थे और मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट काम कर रहे थे। चैलेंजिंग नैरेटिव, एग्जांपल जैसे मराठा। तो जो जो ग्रुप्स एक साथ रिबेल बन गए थे अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, बाद में जाके यही ग्रुप रीजियनल पावर बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज, ऑटोनोमस स्टेट एजर्टेड इंडिपेंडेंट। ठीक है, बहुत सारे ऑटोनोमस स्टेट है जो कि बाद में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि रीजियनल स्टेट का इमरजेंस हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन से एरिया रीजियनल स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। तो पहला, सक्सेसर स्टेट, मतलब मानो कि कोई एक गवर्नर है जो मुगल एम्पायर का है, तो वो गवर्नर या फिर जो मानो मुगल एम्पायर का कोई ऑफिशियल्स है, वो जहाँ पे अपॉइंटेड था उस जगह को उसने एक ऑटोनोमस यूनिट के हिसाब से एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, एक तो ऐसे रीजियोनल स्टेट बना। दूसरा, रिबेल स्टेट बना। ठीक है, कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मुगल एम्पायर के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, मुगल एम्पायर के अगेंस्ट वो चैलेंजिंग वर्क कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। वही ग्रुप्स बाद में जाके रीजियनल पावर बन जाता है। और कुछ सिंगल ऑटोनोमस स्टेट्स रहता है जो बाद में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वो खुद इंडिपेंडेंट रीजियनल पावर बन जाते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट समझ आया, ये तीनों पॉइंट समझ आया, क्लियर है? सक्सेसर स्टेट्स, रिबेल स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज। क्लियर है? नाउ देखेंगे फ्रेगमेंटेशन है, ये ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था। कांस्टेंट राइवलरी अमंग इंडियन रूलर्स, ये हमें देखने को मिला। लैक ऑफ नेशनल पॉलिटिकल यूनिटी, ये भी हम लोगों ने देखा कि अभी तक इंडिया में कोई भी नेशनल पॉलिटी नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इंडियन रूलर्स ऑफन सॉट यूरोपियन मिलिट्री असिस्टेंस। जितने भी इंडियन रूलर्स हैं वो एक रीजियनल पावर दूसरे पावर के साथ फाइट करने के लिए उनको यूरोपियन मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत होती है। अब मानो जैसे ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है। अब ये जो स्टेट है ये इसके साथ फाइट के लिए जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसके पास मिलिट्री सपोर्ट नहीं है। इन्होंने मिलिट्री सिस्टम डेवलप तो किया था पर उतना अच्छा नहीं है। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि देखो हमें ना मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जितने भी मिलिट्री वाले हैं, जितने भी सोल्जर्स है, आप हमें दो ताकि हम लोग इस स्टेट के अगेंस्ट अपना फाइट, अपना वॉर को कंटिन्यू कर सके और जीत सके। ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है। अब ये भी आया, इसका भी सेम डिमांड था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई अगर मुझे ही सोल्जर्स को प्रोवाइड करना है, तो तुम दोनों राजा जो हो किस काम के हो, किस लिए तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्यों है? तो एक काम करो, पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इन किंग्स को, इन रीजियनल पावर को अपना असिस्टेंट प्रोवाइड किया, बट बाद में इन्होंने इनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना बंद कर दिया और बाद में दोनों को ही अपने अंडर लेके आ गए। क्लियर है?
तो अभी आगे आप लोग देखोगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स बहुत ही चालाकी से असिस्टेंस प्रोवाइड करने के नाम से किस तरीके से दूसरे रीजियनल पावर को अपने अंदर मतलब कंट्रोल में लेके आते हैं, लेकिन रीजनल पावर को वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है। क्लियर है? तो ज़्यादातर टाइम इंडियन रूलर्स को मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि प्रोवाइड करते थे ब्रिटिशर्स और यहाँ से उनको लूप होल्स के बारे में पता चल गया, इंडियन रूलर्स की कमज़ोरी के बारे में पता चल गया। ब्रिटिश यूज्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बहुत फेमस है। ब्रिटिशर्स जिसको क्या कर सकते हैं, जिसको मानो अगर ये दोनों यूनिट है, दोनों यूनिट साथ में अगर ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करे तो शायद ब्रिटिशर्स हार जाए बट ब्रिटिशर्स जब देखते हैं कि दोनों यूनिट को एक साथ वो हरा नहीं सकते हैं तब ये लोग क्या करते हैं डिवाइड एंड रूल करते हैं इन दोनों को पहले डिवाइड कर देते हैं फिर इंडिविजुअली इनके ऊपर रूल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट ये पॉलिसी के साथ ना बहुत सारे हिस्ट्री के बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने काफी बड़े बड़े वॉर को भी जीता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करके ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरवेंड इन सक्सेशन डिस्प्यूट्स ठीक है जैसे कोई भी सक्सेशन डिस्प्यूट होता है कि कौन से मतलब कौन से किंग के बाद कौन किंग बनेगा ठीक है या फिर दूसरे दो पार्टीज है दो रीजनल पावर्स है दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं और बीच में वो इंटरवेन करते हैं सोचो एक फॉरेनर है आउटसाइडर है वो क्या करता है रीजनल पावर्स जो कि एक ही देश से बिलोंग करता है एक ही जगह के हैं, वहाँ पे उन दोनों के बीच में सुलह करने के लिए एक फॉरेनर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो थर्ड पार्टी होगा, जो फॉरेनर होगा, वो इस डिस्प्यूट का फायदा तो लेगा, राइट? ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड डिप्लोमेटिक रिवैलरीज एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो ब्रिटिशर्स थे, ये क्या एक्सप्लॉइट करते थे? डिप्लोमेटिक रिवैलरीज दोनों कंट्रीज के दोनों स्टेट के बीच में जो रिवैलरीज था, डिप्लोमेटिक रिवैलरीज था, उसको एक्सप्लॉइट कर देते थे और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को तो करते ही करते थे ग्रेजुअली कन्वर्टेड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस इनटू पॉलिटिकल कंट्रोल पहले वो लोग ट्रेड करने के लिए आए थे लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपना इस ट्रेडिंग प्रिविलेज को पॉलिटिकल कंट्रोल में कन्वर्ट कर लिया था क्लियर है कि किस तरीके से पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन ब्रिटिशर्स के लिए एक चेकमेट कंडीशन था क्लियर सेकंड कौन सा लैक ऑफ नेशनल पॉलिटिकल यूनिटी अभी मेरी वॉइस आ रही है क्लियर ओके लैक ऑफ नेशनल पॉलिटिकल यूनिटी मतलब जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे इंडिया पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट नहीं था सेंटर पावर नहीं था जिसकी वजह से इंडिया में लैक ऑफ नेशनल पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिला था नेशन का मतलब क्या होता है नेशनल का मतलब क्या होता है एक ही जगह के सिटीजनशिप आपके पास है आप एक ही जगह से बिलोंग करते हो राइट तो पॉलिटिकली आप यूनाइटेड हो नेशनली आप नेशनल लेवल पे पॉलिटिकली आप यूनाइटेड हो ठीक है लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा ही नहीं आप सिर्फ अपने स्टेट के बारे में सोचोगे तो क्या आप पॉलिटिकली यूनाइटेड हो विथ अदर पीपल नहीं उस टाइम पे 18 सेंचुरी पे रीजियनल पावर का इमरजेंस इतना ज्यादा था कि लोग सिर्फ अपने रीजियंस के बारे में सोच रहे थे कोई भी नेशन के बारे में नहीं सोच रहा था समझ आया ये सक्सेसर वाला अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरवेन सक्सेशन डिस्प्यूट ये पॉइंट देखो ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरवेन्ड इन सक्सेशन डिस्प्यूट किसके बाद कौन आएगा कौन से रीजनल पावर में कौन किंगडम कौन किंग बनेगा किसके बाद कौन आएगा जब इस मामले में डिस्प्यूट होता था या फिर मानो दो रीजनल पावर है दोनों में से कौन किसके सबऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट करेगा कौन सुपीरियर में रहेगा ठीक है ऐसा अगर सक्सेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरवेन करने आते थे थर्ड अंपायर की तरह वो बोलने आते थे कि देखो देखो आप दोनों के बीच में कौन मतलब किसका किसके पास क्या राइट है कौन किंग बनेगा ठीक है तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक एम्पायर की तरह आते हैं और सक्सेशन डिस्प्यूट पे वो अपना जजमेंट देते थे ठीक है अभी समझ आया
नाउ fragmentation of 18th century India created a favorable environment for English East India Company to expand from a commercial enterprise into territorial power. ठीक है, ये जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था 18th सेंचुरी में इंडिया का, यही वो प्राइमरी फैक्टर था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कमर्शियल एंटरप्राइज हुआ करता था, वो टेरिटोरियल पावर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या फिर अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ 18th सेंचुरी। नाउ अब बात करेंगे राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये क्या है? The English East India Company became the most powerful European trading company in India by defeating Portuguese, Dutch and French। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ब्रिटिशर्स वो पावर थे जो कि सबसे एंड में आए थे, राइट? जो सबसे एंड में आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चालाकी से, अपनी इंटेलिजेंसी से यहाँ पे सबको हराया, सबको भगाया और इंडिया पे वो रह गए। ठीक है, तो जैसे जस्ट अ मिनट। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी मैं आगे भी बताऊंगी जब हम लोग पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच को डिस्कस करेंगे। हर एक कंट्री का, ठीक है, हर एक नेशन का अपना अपना ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, जो बहुत पहले ब्रिटिशर से, इंग्लिश से पहले, ब्रिटिशर से बहुत पहले इंडिया पे आ चुके थे। जो फ्रेंच थे, इन्होंने काफी सारा जगह को कंट्रोल भी कर रखा था, लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और पावरफुल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बन चुका था इन इंडिया। ऐसा मत सोचो कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये यूरोप में भी एक पावरफुल कंपनी था, नहीं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्ट पावरफुल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बन चुका था इन इंडिया। और बाकी क्यों बना था? क्योंकि इन्होंने डिफीट किया था इंडिया में पोर्तुगीज को, डच को एंड फ्रेंच को। इन सारे यूरोपियन पावर्स को डिफीट करने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी became the most powerful European trading company in India। क्लियर है? नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी और उनके वीक पॉइंट बताऊंगी। यूरोपियन पावर और उनके वीकनेस क्या थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोर्तुगीज की। अब इनका वीक पावर क्या था कि यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स थे ये लोग बहुत ज्यादा करप्ट थे। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे, राइट? लेकिन जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी था या फिर पोर्टुगीज का जो यूरोपियन पावर था, वो उनके जो ऑफिशियल्स थे वो लोग बहुत ज्यादा करप्ट थे। तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला था, जो कि इनका वीक पॉइंट बन गया था। और इनका जो नेवल पावर था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। ये बहुत ज्यादा कमजोर था। ठीक है, नावल पावर, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पहले लोग जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे आए हैं, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया पे आए हैं, थ्रू वाटर आए हैं, वाटरवेज के थ्रू इंडिया पे आए हैं। ठीक है, अगर ऐसे में किसी का नावल पावर ही कमजोर पड़ जाए तो क्या वो पावर इंडिया में रह सकता है? नहीं रख सकता है। जब ब्रिटिशर्स के साथ इनकी फाइट हुई तो इनका पूर्ण नावल पावर की वजह से ही इनको डिफीट होना पड़ा था। तो जो पोर्टुगीज था, जो कि यूरोपियन पावर था, इनका वीकनेसेस क्या था? फर्स्ट, बहुत ही करप्ट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, करप्शन ज्यादा था इनके पावर में, और नावल पावर बहुत ज्यादा वीक था। ठीक है, उसके बाद आता है डच। अब इनका क्या सीन था?
देखो, ये जो डच है, डच पावर है, इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉलोनीज़ सेटअप करना या फिर मतलब यहाँ पे ही सेटलमेंट बनाना है, हमें इस जगह को कॉलोनाइज़ करना है, इसको कैप्चर करना है, ऐसा मेंटालिटी नहीं था। ये लोग यहाँ पे आए थे, इनका मेनली फोकस था स्पाइस आइलैंड, ठीक है? मतलब इनका जो स्पाइसेस का इंडिया से जो ट्रेडिंग करना है, इनका बस मेन फोकस यही था कि हमें स्पाइस आइस आइलैंड पे जाना है, हमें स्पाइसेस लेना है, स्पाइसेस का ट्रेड करना है। क्लियर है? और ना ही कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन इनका बहुत ज़्यादा मतलब प्राइमरी नीड नहीं था, ठीक है? फोकस ऑन ठीक है? तो इसकी वजह से जो डच है, ये कभी इंडिया पे सस्टेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंच। आप सबको पता होगा कि इंडिया में आने के बाद ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में काफ़ी सारे वॉर हुए थे, ठीक है? यूरोप में तो होता ही था, लेकिन वही कंटिन्यूएशन हमें इंडिया में भी देखने को मिला था। इनका मतलब सबसे ज़्यादा वीकनेस क्या था? फ्रेंच ने भी इंडिया में काफ़ी सारे एरिया को कैप्चर कर लिया था, ठीक है? और फ्रेंच के पास पावर भी बहुत ज़्यादा थे, इनके जो ऑफिशियल्स थे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे अपने देश के लिए, अपने पावर के लिए, अपने कंपनी के लिए, फिर भी ब्रिटिशर्स के सामने हार गए क्यों? देखो, एक तो होता है ये एक है, इसको ध्यान से समझना। ये है ब्रिटेन या फिर आप समझो यूरोप और फ्रांस। अब एक गाड़ी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ये शिप है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? ब्रिटेन ने क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे पावर्स दे दिए थे। इनके पास पावर्स थे टू मेक डिसीशंस, ठीक है? इनके पास पावर था कि ये लोग अपना डिसीजन खुद ले। यहाँ पे मतलब इनको जभी भी ट्रेडिंग करना होगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर दूसरे कंट्री में जाना है, वहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, सारा सब कुछ का डिसीजन यहाँ पे ये लोग खुद लेते थे। इनको ब्रिटेन की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है? बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये लोग अपना डिसीजंस नहीं ले पाते थे। इनको मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए भी फ्रांस में बैठे गवर्नमेंट से इनको बहुत ज़्यादा डिसीजन की मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है? तो ये जो फ्रेंच हुआ करता था, ये एक स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी हुआ करता था, ठीक है? अब सोचो एक रात में ब्रिटिशर्स ने सोचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइट करना है। चलो इन लोगों ने अभी डिसाइड किया और इन्होंने रात में ही प्लान बना लिया कि सुबह हमें 6 बजे से फाइट पे उतरना है। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रहे भाई हम लोगों को तो पहले गवर्नमेंट को बताना है, अपने स्टेट को बताना है। अगर ये हमें परमिशन देगा तो ही हम लोग इनके साथ फाइट बैक कर पाएँगे। अगर ऐसा कंडीशन होगा, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इंडिया पे हैं, वो लोग तो मारे ही जाएँगे ना। क्या वो लोग कोई डिसीज़न ले पाएँगे? क्या वो लोग ब्रिटिशर्स को डिफीट कर पाएँगे? नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी पावर है। उसके बाद डिसीज़न्स लेने की कैपेसिटी भी है और उनकी वो फ्रीडम भी है। बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको कुछ भी करने के लिए फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के स्टेट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था और आप सबको पता है कि उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता था। ऐसा तो था नहीं कि फ़ोन घुमाया, इन्होंने बोला हाँ, हाँ, आप लोग भी फाइट बैक करो, ऐसा नहीं था। कोई वाटर वेज़ के थ्रू लैंड मास के थ्रू फ्रांस में जाएगा, वहाँ पे ब बोलेगा, 2-3 दिन टाइम लगेगा, तो जाके ये लोग फाइट बैक करेंगे, तो जाके डिसीज़न मिलेगा, पता चलेगा, फिर जाके ये लोग अपना काम करेंगे। और जब तक डिसीज़न आता था, तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों को खत्म कर चुके होते थे। तो इसी से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे एक अच्छी कंडीशन पे होने के बावजूद भी इनको डिफीट होना पड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। ये पॉइंट समझ आया? और यही वो रीज़न है जिसके बेसिस पे आगे आप लोग देखोगे कि किस तरीके से ब्रिटिश
और फ्रांस के बीच में जो भी फाइट हुआ है, ब्रिटिश और जो फ्रांस गवर्नमेंट है उनके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो भी फाइट हुआ है, हर एक फाइट में फ्रांस को हार मिली है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आया कि रीज़न क्या है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इनिशियली फ्रेंच वाज़ आर्क राइवल ऑफ इंग्लिश, हाँ, बिल्कुल। चलो, ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, इसका वीक पॉइंट क्या था? कि ये स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी हुआ करता था, पहला। दूसरा, इनके पास फाइनेंस की कमी थी, ठीक है? इनएडिक्वेट फाइनेंस, इनके पास पैसे नहीं होते थे, होते भी थे तो ये लोग उड़ा देते थे, ठीक है? इनएडिक्वेट फाइनेंस है जिसकी वजह से ये लोग मतलब फाइट करना है। अब फाइट के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसेस, इनएडिक्वेटेड फाइनेंसेस, ये लोग वो सारे जो मटेरियल होते हैं उसको इकट्ठा नहीं कर पाते थे, ठीक है? ठीक है, मतलब अपने अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, ज़्यादातर टाइम फ्रेंच के पास वो होती ही नहीं थी, ठीक है? एंड थर्ड, इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट, और जो गवर्नमेंट था बहुत ही बेकार था, कभी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट नहीं करता था, और करता भी था तो कंसिस्टेंटली नहीं करता था। इनकंसिस्टेंट वे में गवर्नमेंट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करता था, और यही वो रीजन था जिसके बेस पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट होना पड़ा था बिफोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ब्रिटिश पावर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, या फिर जो ब्रिटिश पावर था, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? हम लोग यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, ना कि वीकनेसेस को। उनका स्ट्रेंथ था कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी था, ठीक है? दूसरा, उनके पास बेटर फाइनेंस थे। जो चीज़ दूसरे यूरोपियन पावर के पास नहीं थी, वही चीज़ ब्रिटिश यूरोपियन पावर के पास थी। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सुपीरियर डिप्लोमेसी एंड मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन। Strong navy, better finances, political stability, superior diplomacy and मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये वो मेन स्ट्रेंथ हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, या फिर ब्रिटिश पावर का, जिसके बेस पे इन्होंने इंडिया पे इतना टाइम तक राज किया। तो आज के क्लास में 18th सेंचुरी का जो फ्रेगमेंटेड पार्ट था डिस्कस किया, इमर्जेंस ऑफ रीजियोनल पावर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाई पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हेल्प द ब्रिटिशर्स एंड राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने आज के क्लास में डिस्कस कर लिया। किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। एनीवन? इन टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। चलो फिर ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।